नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में स्वागत है। आज 20 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ेंगे। तो चलिए इन सबको पढ़ना शुरू करते हैं। आज के समाचारों की जो सबसे मेन हेडलाइन है उसका टाइटल है पंजाब गेट्स इट्स फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। तो इसे पढ़ते हैं। पंजाब को मिला पहला दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू के करीबी पूर्व मंत्री आज लेंगे शपथ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी ने रविवार को 49 वर्षीय चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब कांग्रेस विधायक दल सीएलपी का नेता घोषित किया। वह राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब मामलों के एआईसीसी प्रभारी हरीश रावत ने ट्विटर पर नए सीएलपी नेता के नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि श्री चरणजीत सिंह चन्नी को सर्वसम्मति से पंजाब के कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। सीएलपी नेता चुने जाने के तुरंत बाद श्री चन्नी और अन्य नेताओं ने पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल के सर्वसम्मत निर्णय के बाद हमने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। राज्यपाल ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए सोमवार यानी कि आज को सुबह 11 बजे का समय दिया है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी सहयोगी श्री चन्नी निवर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्रियों में शामिल थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत करते हुए कहा कि बाद वाले ने पार्टी के 2017 के चुनावी वादों को पूरा नहीं किया। श्री चन्नी को चुनने के बाद कांग्रेस के फैसले को 2022 के शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोटों को जीतने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब में, जिसमें राज्यों में दलित आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, लगभग 32%, राजनीतिक दल उनका समर्थन हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल पहले से ही घोषणा कर चुका है कि अगर सत्ता आती है तो उप मुख्यमंत्री दलित समुदाय से ही होंगे। श्री चन्नी की घोषणा एआईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक हरीश चौधरी और अजय माकन और पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत के पार्टी के नेताओं के साथ चंडीगढ़ में व्यस्त बैठक के बाद हुई और सीएलपी नेता के नाम को शॉर्टलिस्ट करने से पहले विधायकों से प्रतिक्रिया एकत्र की गई। बैठक के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर रंधावा का नाम सबसे आगे रहा। हालांकि यह पता चला कि श्री सिद्धू ने श्री चन्नी के लिए जोरदार बल्लेबाजी की। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। न्यूज़ जिसका टाइटल है एनआरसी इज फाइनल रूल्स असम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एनआरसी अंतिम, असम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का नियम। जबकि भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने अभी तक आसाम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पर इसे कानूनी दस्तावेज बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी नहीं की है, एक विदेशी न्यायाधिकरण ने आगे बढ़कर इसे अंतिम एनआरसी के रूप में दर्ज किया है, जबकि एक व्यक्ति को घोषित किया गया है। जमीराला गांव के एक विक्रम सिंघा के खिलाफ एक मामले की सुनवाई करते हुए, जिसका नाम एनआरसी सूची में है, करीमगंज शहर में एफटी द्वितीय के सदस्य शिशिर डे ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2019 में प्रकाशित यह एनआरसी असम अंतिम एनआरसी के अलावा और कुछ नहीं है। एफटी द्वितीय का आदेश सहराय
असम के राजनीतिक विभाग द्वारा 4 सितंबर को एफटी को परिणामी आदेश पारित नहीं करने और विदेशियों या न्यायाधिकरणों द्वारा अनिवार्य राय देने के लिए कहने के कुछ ही दिनों बाद आया है। विदेशी या संदिग्ध मतदाताओं के संदिग्ध लोगों के मामले में सदस्यों द्वारा दी गई राय कि राज्य के न्यायिक विभाग द्वारा मूल्यांकन के बाद एफटी को पत्र। असम पुलिस की बॉर्डर विंग ने मई 2008 में दक्षिणी असम के करीमगंज जिले के पाथेरकंडी विधानसभा क्षेत्र के जमीराला गांव के श्री सिंघा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। संदिग्धदाता मतदाता के रूप में चिन्हित व्यक्ति का 28 जून तक पता नहीं चला और 2 महीने बाद करीमगंज शहर में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ, जहां वह काम कर रहा था। श्री सिंघा ने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए एफटी द्वितीय के सामने कई दस्तावेज पेश किए। इनमें उनके दादा मदन कुमार सिन्हा के नाम पर 1968 का लैंड डीड और उनके पिता भरत चंद्र सिन्हा के 1972 से 29 साल तक भारतीय वायुसेना के कर्मचारी होने का सबूत शामिल है। एफटी द्वितीय के सदस्य शिशिर डे ने 1 सितंबर को उनके मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि श्री सिंघा के पास यह स्थापित करने वाला कोई दस्तावेज नहीं था कि उनका परिवार 1966 से पहले भारत में रह रहा था। उन्होंने 20 अक्टूबर 2012 को असम के गृह और राजनीतिक विभाग द्वारा प्रकाशित विदेशियों के मुद्दे पर श्वेत पत्र का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को जन्म से भारतीय नागरिक माना जा सकता है, अपने माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना। हालांकि श्री डे ने देखा कि श्री सिंघा के दस्तावेजों से पता चलता है कि उनके पिता और दादा 1968 से पहले जमीराला गांव के निवासी थे। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़ जिसका टाइटल है हिंदी गेन्स ड्यू टू डेमोग्राफिक शिफ्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जनसांख्यिकीय बदलाव के कारण हिंदी को लाभ। हिंदी भाषी राज्य जनसंख्या का 46% हिस्सा बनाते हैं। जब केंद्र ने प्राथमिक स्कूल के छात्रों के बीच मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में सुधार करने के लिए जुलाई 2021 में अपनी NIPUN भारत योजना शुरू की, तो गैर हिंदी भाषी राज्यों के प्रतिभागियों ने शिकायत की कि वे अनपढ़ महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे न तो भाषणों को समझ सकते थे और न ही पावर पॉइंट योजना पर प्रस्तुतिकरण, सभी औपचारिक हिंदी में ही किए गए। पिछले अगस्त में एक योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण वेबिनार में तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि आयुष मंत्रालय के सचिव ने उन्हें बताया कि यदि वे चाहते हैं कि अंग्रेजी का उपयोग किया जाए तो वे जा सकते हैं। पिछले साल सुर्खियों में रहने वाली ये घटनाएं केवल हिमशैल की नोक हो सकती हैं, जब एक ऐसे देश में भाषा संबंधी घर्षण की बात आती है जहां कम से कम 10,000 लोगों द्वारा बोली जाने वाली 121 भाषाएं हैं, साथ ही 1,000 से अधिक जिनके पास कम वक्ता हैं, लेकिन जो शिक्षा और शासन को मुट्ठी भर भाषाओं तक सीमित रखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी और उसके संस्करण का ही एकमात्र प्रमुख भाषा है जिन्होंने पिछले 40 वर्षों में मातृभाषा के अनुयायी प्राप्त किए हैं, जो 1971 में जनसंख्या के 36.99% से बढ़कर 2011 तक 43.63% हो गए हैं। इस वृद्धि में एक बड़ा कारक आता है जनसांख्यिकीय
परिवर्तन। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के वरिष्ठ साथी पार्थ मुखोपाध्याय ने कहा कि गरीबों और कम शिक्षा वाली महिलाओं में प्रजनन दर अधिक है, जिनमें हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है। 1971 में भारत की जनसंख्या का 41.9% 2011 तक 46.5% हो गया। प्रवासी संख्या जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि पलायन उन लोगों की संख्या में वृद्धि कर सकता है जिनकी मातृभाषा हिंदी है, यहाँ तक कि वे गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी हैं। साथ ही साथ यदि एक हिंदी भाषी गरीब निरक्षर परिवार बिहार से केरल में प्रवास करता है तो उनके पास बिहार में एक समान परिवार की तुलना में कम बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उनके पास केरल के औसत मलयालम भाषी परिवार से अधिक हिंदी वक्ता होंगे। इससे ऐसे अन्य गंतव्य राज्यों में भी हिंदी बोलने वालों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़ जिसका टाइटल है सेंटर एट टू टेक कॉल ऑन 68 नेम्स सेंट बाय एससी कॉलेजियम। चलिए इसे पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने एससी कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 68 नामों पर अभी फैसला नहीं लिया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए की गई सिफारिश। उच्च न्यायालय में नियुक्ति की प्रक्रिया से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने अभी तक विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में कुल 68 न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं लिया है। 8 अगस्त और 1 सितंबर के बीच कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अनुशंसित 100 से अधिक नामों को संसाधित किया और अंततः 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 68 नाम सरकार को भेजे। सूत्रों ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाले एससी कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों पर सरकार को अभी फैसला करना है। 68 नामों में से 2 कर्नाटक से, 1 जम्मू कश्मीर से तीसरी बार भेजा गया है, जबकि 10 अन्य की सिफारिश दूसरी बार की गई है। बाकी ताज़ा सिफारिशें हैं। इन सिफारिशों से पहले 17 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसले में एससी कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नति के लिए 3 महिलाओं सहित 9 नामों को भेजा था। 31 अगस्त को न्यायाधीशों के रूप में शपथ ग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण गति से नामों को मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शुक्रवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल सहित 8 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की। इसके अलावा गुरुवार और शुक्रवार को मैराथन कॉलेजियम की बैठकों में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और 28 अन्य न्यायाधीशों सहित 5 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिशें की गईं। देश के 25 उच्च न्यायालयों की संयुक्त स्वीकृत संख्या 1098 न्यायाधीशों की है। कानून मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक डोमेन में रखे गए आंकड़ों के अनुसार 1 सितंबर को 465 रिक्तियां थीं। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। न्यूज़ जिसका टाइटल है 1 lakhs डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स इन 2020 एनसीआरबी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2020 में सड़क हादसों में 1.2 लाख मौतें हुई हैं। तो चलिए इसे पढ़ें। 2018 से अब तक 1.35 लाख हिट एंड रन केस हुए हैं।
भारत में 2020 में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित लापरवाही के कारण मौतों के 1.2 लाख मामले दर्ज किए गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद हर दिन औसतन 328 लोगों की जान चली गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने 2020 के लिए अपनी वार्षिक क्राइम इंडिया रिपोर्ट में खुलासा किया कि सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित लापरवाही के कारण होने वाली मौतों में 3 साल में 3.92 लाख लोगों की जान चली गई, जबकि 2020 में 1.2 लाख मौतें दर्ज की गईं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 में यह आंकड़ा 1.36 लाख और 2018 में 1.35 लाख था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2018 में हिट एंड रन के 1.35 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। अकेले 2020 में हिट एंड रन के 41,196 मामले थे, जबकि 2019 में 47,504 और 2018 में 47,028 मामले थे। आंकड़ों के अनुसार पिछले एक साल में देश भर में हर दिन औसतन हिट एंड रन के 112 मामले सामने आए। आंकड़ों से पता चलता है कि सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही या लापरवाही से वाहन चलाने से चोट लगने के मामले में 2020 में 1.3 लाख, 2019 में 1.6 लाख और 2018 में 1.66 लाख थे। रेल दुर्घटनाएं। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 2020 में देश भर में रेल दुर्घटनाओं से संबंधित लापरवाही से हुई मौतों के 52 मामले, 2019 में 55 मामले और 2018 में 35 मामले दर्ज किए गए। 2020 के दौरान भारत ने चिकित्सीय लापरवाही के कारण मौतों के 133 मामले दर्ज किए। एनसीआरबी ने कहा कि 2019 में 201 और 2018 में 218 ऐसे मामले सामने आए हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली जिसका टाइटल है R&D लैब्स ट्रांसफॉर्म लिवलीहुड्स इन ओडिशास पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। R&D लैब ने ओडिशा के सबसे गरीब जिले में आजीविका बदल दी। 2019 में 12 राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास R&D प्रयोगशालाओं के एक संघ ने भारत के सबसे गरीब जिलों में से एक ओडिशा के नबरंगपुर में आजीविका को बदलने के एक दुर्लभ प्रयास में हाथ मिलाया। 2 साल बाद हस्तक्षेप काफी हलचल पैदा कर रहा है। 56% आदिवासी और 15% दलित आबादी के साथ नबरंगपुर की प्रति व्यक्ति आय ओडिशा में सबसे कम 14,700 है, जो कि 2004 और 2005 की कीमतों के आधार पर है, और इसकी 50% कामकाजी आबादी के पास कोई काम नहीं है। इस सहयोग में 5 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशालाएं शामिल हैं। भुवनेश्वर में खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान IMMT, लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI, लखनऊ में औषधीय सुगंधित पौधों का केंद्रीय संस्थान CIMAP, मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI और देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रों की एक समान संख्या, भुवनेश्वर में केंद्रीय मीठे पानी की जलीय कृषि संस्थान CIFA, बेंगलुरु में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान और भुवनेश्वर में भारतीय जल प्रबंधन संस्थान। नबरंगपुर में अब 5,000 किसान, कारीगर और महिला स्वयं सहायता समूह
SHG हैं, जो 12 सरकारी विभागों और 15 उद्यमियों के साथ आजीविका सृजन में शामिल हैं। CFTRI के वैज्ञानिकों ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण ने 30 वर्षीय अलबेदीन बाग को एक गृहिणी से चॉकलेट निर्माता बनने के लिए प्रेरित किया। उसकी हस्तनिर्मित चॉकलेट से उसे हर महीने 30,000 रुपये कमाने में मदद मिलती है। जैसा कि मुझे बाजार के बारे में एक उचित विचार मिला है, मैं इस वर्ष ही स्वचालन पर स्विच करने का इरादा रखता हूँ, सुश्री बाग ने कहा। CFTRI ने नवरंगपुर के नए उद्यमियों के पक्ष में 9 प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को औपचारिक रूप से स्थानांतरित कर दिया। नवरंगपुर का लगभग अस्तित्वहीन मछली बाजार, जो आंध्र प्रदेश से आयात पर बहुत अधिक निर्भर था, में भी 1 या 2 साल में स्थानीय मछलियों की बढ़ जाने की संभावना है। उमरकोट में एक हैचरी चलाने वाले सुजीत दास ने कहा, CIFA द्वारा वैज्ञानिक मछली पालन पर कई पुनराश्चर्य पाठ्यक्रम और लाइव प्रदर्शनों के बाद मैंने अपने कार्यों का विस्तार किया है। CIMAP की उच्च उपज देने वाली कर्क्यूमिनोइड समृद्ध किस्म की हल्दी को CIM पीतांबर नाम दिया गया है और NBRI की केसरी किस्म की हल्दी को भी नवरंगपुर में पेश किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को वार्षिक फसल के बाद संभावित किसानों को बीज दान देने के लिए कहा गया है। IMMT के परियोजना समन्वयक और पूर्व वैज्ञानिक SK मिश्रा ने कहा, सरकार और अन्य एजेंसियों को उत्पादों के लिए एक स्थायी बाजार बनाने के लिए पिच करना चाहिए ताकि हस्तक्षेप जनता के बीच फैल सके। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़ जिसका टाइटल है PM विल टेक अ कॉल ऑन अफगान इन्वेस्टमेंट्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। अफगानिस्तान में निवेश फैसला लेंगे प्रधानमंत्री। देश में कल्याण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में $3 अरब का निवेश किया है भारत ने। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और आगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे में निवेश जारी रखने पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर की स्थिति पर विचार करने के बाद लेंगे। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि भारत द्वारा कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और कुछ अभी पूरी होनी बाकी हैं। पिछले महीने तालिबान ने पश्चिम द्वारा समर्थित पिछले निर्वाचित नेतृत्व को बाहर करते हुए अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया। हमने एक बांध, जिसका नाम सलमा बांध है, बनाया है। हमने अफगानिस्तान में जल संसाधनों के क्षेत्र में काम किया है। श्री गडकरी जी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्या भारत अब तालिबान के नियंत्रण वाले देश में और निवेश करेगा। इस पर गडकरी जी कहते हैं, एक मित्र देश के रूप में हमने कुछ सड़कों के निर्माण के लिए अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की। अच्छा है कि मैंने अफगानिस्तान में सड़कों का निर्माण शुरू नहीं किया। वहाँ की स्थिति चिंता का विषय है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़ जिसका टाइटल है एंटी टैंक मिसाइल कंप्लीट्स ऑल ट्रायल्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। टैंक रोधी मिसाइल ने सभी परीक्षण पूरे किए। परियोजना निदेशक के मुताबिक हेलिना के लिए सेना द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हेलिना के परियोजना निदेशक सचिन सूद ने कहा कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है, ने सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और सेना द्वारा स्वीकृत AON जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ध्रुवस्त्र रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL
हैदराबाद में और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक प्रयोगशाला है। लॉन्चर और मिसाइल तैयार हैं, कुछ ह्यूमन मशीन इंटरफेस को साकार किया जाना है जो अभी चल रहे हैं। हालांकि लागत मूल्य का अनुमान लगाया जाना बाकी है। प्रत्येक मिसाइल की लागत 1 करोड़ रुपए से कम होने की उम्मीद है और शुरुआत में लगभग 500 मिसाइलों और 40 लॉन्चरों की आवश्यकता होगी, ऐसा डॉक्टर सूद ने बताया। AON जारी होने के बाद प्रस्ताव के लिए अनुरोध RFP जारी किया जाएगा। बाद के चरण में सेना द्वारा पहले प्रोडक्शन लॉट से कुछ फायरिंग ट्रायल किए जाएंगे। हेलेना एक तीसरी पीढ़ी का फायर एंड टारगेट क्लास ATGM है जो स्वदेशी उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ALH पर लगाया गया है और इसकी न्यूनतम सीमा 500 मीटर और अधिकतम सीमा 7 किलोमीटर है। डॉक्टर सूद ने कहा कि न्यूनतम सीमा वाले सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है और मंच पर अन्य हथियारों के साथ एकीकरण समाप्त हो गया है। यह कहते हुए कि वायुसेना ने जल्द ही शामिल किए जाने वाले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH पर हेलेना को एकीकृत करने की व्यवहार्यता के लिए कहा था। डॉक्टर सूद ने कहा कि यह किया जाएगा और मिसाइल के उत्पादन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को लाया जाएगा। बहुत अच्छी निर्यात क्षमता भी है, डॉक्टर सूद ने ऐसा कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़ जिसका टाइटल है एम्पैथी थ्रू एजुकेशन, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। शिक्षा के माध्यम से सहानुभूति। सामाजिक और शैक्षिक शिक्षा फुलाना नहीं है, यह शिक्षा में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा SEL को शिक्षा की एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में बताया गया है। SEL भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने और सामाजिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए सीखने की प्रक्रिया है, जबकि नीति संख्यात्मकता और साक्षरता को अपने केंद्रीय उद्देश्य के रूप में नोट करती है। SEL एक समान रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि यह संचार, सहयोग, महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता जैसे कौशल का समर्थन करता है। SEL क्या है? SEL मानव विकास, स्वस्थ संबंध बनाने, स्वयं और सामाजिक जागरूकता रखने, समस्याओं को सुलझाने, जिम्मेदार निर्णय लेने और अकादमिक सीखने के लिए आधारभूत है। SEL के प्रमुख तत्वों में सहानुभूति और मन के सिद्धांत की खेती शामिल है। सहानुभूति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने और इस बात से अवगत होने की क्षमता है कि वे अपने दृष्टिकोण से उन भावनाओं को क्यों महसूस कर रहे हैं। मन का सिद्धांत दूसरों के इरादों, ज्ञान और विश्वासों को समझने और यह पहचानने की क्षमता है कि वे आपके अपने से अलग कैसे हो सकते हैं। शोध में पाया गया है कि अधिक सामाजिक कौशल और भावनात्मक विनियमन वाले छात्रों के सफल होने की संभावना अधिक होती है, जबकि कुछ लोग SEL के आसपास की चर्चाओं को फुलाना के रूप में देख सकते हैं। यह वास्तव में शरीर विज्ञान में निहित है। न्यूरोबायोलॉजिकल रूप से मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रीफ्रंटल और फ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिग्डाला और बेहतर टेम्पोरल सल्कस SELs के संज्ञानात्मक तंत्र में शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया कि SEL के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारक स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। मस्तिष्क प्रणाली जो बुनियादी मानव व्यवहार के लिए जिम्मेदार है, जैसे भूख लगना, SEL में शामिल जटिल तंत्र के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। यह समझा जा सकता है कि जिस तरह से हम शारीरिक रूप से महसूस करते हैं, वह दुनिया के हमारे सामाजिक भावनात्मक मूल्यांकन को सीधे प्रभावित करता है। जीवन के लिए इसके महत्व के बावजूद
एसईएल को अक्सर इसमें एकीकृत करने के बजाय एक बड़े पाठ्यक्रम में एक अध्याय के रूप में जोड़ा जाता है। इस चुनौती से पार पाने के लिए महामारी एसईएल के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां लेकर आई है, क्योंकि स्कूल बंद होने से छात्रों के लिए सामाजिक संबंधों को गहरा करने और साझा भौतिक स्थानों में सहयोगात्मक रूप से सीखने के अवसर कम हो गए हैं। इसके विपरीत दूरस्थ शिक्षा ने माता-पिता को अपने बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक जीवन की खोज करने का अवसर दिया है। कैलिफोर्निया के सिनैप्स स्कूल के प्रमुख जिम एगन कहते हैं, जहां एसीएल स्कूल का एक प्रमुख रणनीतिक स्तंभ है, माता-पिता की भागीदारी के बावजूद एसईएल के लिए अपर्याप्त समर्थन प्रणाली की चुनौती बनी हुई है। तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आगे का रास्ता आगे का रास्ता जानते हैं क्या है? शायद हम मौजूदा मॉडलों में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रासंगिक रूप से अनुकूलित कर सकते हैं। सिनैप्स स्कूल मूल रूप से एसईएल को स्व-विज्ञान कक्षाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम में शामिल करता है और एसईएल को स्कूल संस्कृति के केंद्र में रखता है। हम समुदायों, संस्कृतियों और सामाजिक स्तरों पर शिक्षा को एसईएल को स्थायी रूप से कैसे शामिल कर सकते हैं? वास्तव में वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को पिछले 1.5 वर्षों में भारी सीखने की हानि का सामना करना पड़ा है। एक प्रारंभिक बिंदु भारतीय एसईएल ढांचे से अंतर्दृष्टि पर विचार करना होगा। एक एसईएल प्रथाओं का आवेदन छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर आधारित होना चाहिए। 2 कार्यवाहकों और शिक्षकों की एसईएल रणनीतियों को एक दूसरे के साथ संरेखित करना चाहिए। 3 दीर्घकालिक सफलता के लिए एसईएल को वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए, जबकि नीतियाँ दिशा निर्देशन प्रदान करती हैं। आगे बढ़ने में एक बड़ी चुनौती पुरानी आदतों को छोड़ना है। लॉकडाउन ने एक अनपेक्षित रीसेट प्रदान किया, जिसने सकारात्मक बदलाव का अवसर प्रदान किया। एक सतत विकास लक्ष्य की रूपरेखा के रूप में नीति निर्माताओं को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य के परिवर्तन समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्राथमिकता दें और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दें। महत्वपूर्ण रूप से व्यक्तिगत योगदान देने की जिम्मेदारी हम सभी पर है, जो प्रणालीगत परिवर्तन को बढ़ावा देगी। राधिका गोसावी एक शैक्षिक न्यूरोसाइंटिस्ट और सिनैप्स स्कूल में ब्रेन वेव लर्निंग सेंटर की सहायक निदेशक हैं और विक्रम बेसेंट ने पीएचडी आईआईटी बॉम्बे से एडटेक में किया हुआ है। तो ये बातचीत का अंश इन्हीं दोनों लोगों के साथ था। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अब हम पहुंच चुके हैं आज की खबरों की सबसे अंतिम पड़ाव पे, जिसका टाइटल है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट में जो लिखा गया है वो है कि यूके's रिसेंट कोविड-19 स्पाइक एक्सप्लेन्ड। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड किंगडम के हाल ही के दिनों के कोविड-19 के केसेस को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस साल के जून महीने से यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 के केसेस में बढ़ोतरी हुई है और डेल्टा वेरिएंट के मरीजों की संख्या 90% से अधिक हो चुकी है। इसके साथ ही ऐसे आबादी जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी, वो 1 मई को जिनकी संख्या 28% थी, वह संख्या 16 सितंबर को बढ़ करके 81.5% हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि वैक्सीन का असर डेल्टा वेरिएंट के ऊपर अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि केस रेट, हॉस्पिटलाइजेशन रेट और डेथ रेट तीनों के बारे में दिखाया गया है। 33वें से 36वें सप्ताह के बीच के, यानी 33वें से 36वें सप्ताह 2021 के 33वें से 36वें सप्ताह के बीच के
केस रेट, हॉस्पिटलाइजेशन रेट और डेथ रेट को यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेके इसे कायदे से पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।